हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मैन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो मिरेकल सीरीज क्लास 11th के 42nd डे की शुरुआत कर रहे हैं। एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे आज, वेव्स। अब ये जो चैप्टर है इसके अंदर लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती है, लेकिन हमारे अगले 4 वीडियोस के अंदर जब आप वेव्स को मेरे साथ साथ करोगे तो आप देखोगे कि ये आपका धीरे धीरे फेवरेट चैप्टर में से एक चैप्टर बन जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहां पर पढ़ाया ही कुछ इस तरीके से जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे वेव्स के बारे में। आखिर में वेव्स होती क्या है? बहुत सारे लोगों को तो ये ही नहीं समझ में आता कि वेव्स क्या होती है। इवन बहुत सारे टीचर्स तक को नहीं समझ में आता कि वेव का मतलब क्या है। फिर हम वेव्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड करेंगे एंड फिर बात करेंगे कि एक वेव को कैसे मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और अगर हमें वेव की इक्वेशन दी जाए तो कैसे हम वेव के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक से हम लोग शुरुआत करेंगे। आप में से जो लोग वेव कभी नहीं पढ़े हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा आसानी फील होगी, और यही हमारा टारगेट भी है। हमारी सीरीज का टारगेट है आपका फिजिक्स का डर दूर करना। तो आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं आप सभी लोगों को फिजिक्स के डर से आज़ाद करना चाहता हूँ। और एक बार आप फिजिक्स के डर से आज़ाद हो गए तो आप कोई सा भी एग्जाम फोड़ सकते हो, भले वो बोर्ड्स का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो या फिर जेईई मेंस का एग्जाम हो। तो आपको इस सीरीज को किस एग्जाम के लिए यूज करना है ये आपका डिसीजन है। मेरा काम है आप लोगों का फिजिक्स का डर दूर करना। चलो, तो सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि वेव आखिर में है क्या? क्या है वेव? तो अगर मान लो आपको किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना है तो आप दो अलग अलग प्रकार के मेथड्स यूज कर सकते हो। जैसे मान लो यहां पर एक स्टूडेंट है ए और उसके पास में एक बॉक्स रखा हुआ है और उसको स्टूडेंट बी तक, जो कि कुछ डिस्टेंस पर है, इस बॉक्स को पहुंचाना है। तो एक तो बहुत ही सिंपल मेथड हो गया कि ए जो है वो खुद चलता हुआ जाएगा और बी के पास में जाके उसको ये बॉक्स दे देगा। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं पार्टिकल मेथड। पार्टिकल को जब दूसरे पार्टिकल को एनर्जी देनी होती है तो एक तरीका क्या होता है कि पार्टिकल खुद जाए दूसरे पार्टिकल तक और उससे जाके कोलाइड करे, उससे जाके इंटरेक्ट करे। इसको कहते हैं अपन पार्टिकल मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम अ प्लेस टू अनदर। दूसरा रास्ता भी है एक हमारे पास में, और कईयों को लगेगा कि ये थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट रास्ता है। इसमें क्या होगा कि आपका स्टूडेंट ए जो है वो अपनी ही जगह पर रहेगा। वो जस्ट केवल और केवल बॉक्स को किसको पास कर देगा? अपने से जस्ट आगे खड़े हुए स्टूडेंट को पास कर देगा। तो ए ने बॉक्स पास कर दिया किसको? सी को। फिर सी भी अपनी ही जगह पर है, सी ने बॉक्स पास कर दिया डी को। डी भी ही अपनी ही जगह पर है, डी ने बॉक्स पास कर दिया ई को, ई ने एफ को, और फाइनली एफ ने पहुंचा दिया बी तक। तो यहां पर आप देख रहे हो कि कोई भी मूव नहीं कर रहा, ना ए मूव कर रहा है, ना बी मूव कर रहा है, ना सी डी ई एफ, कोई भी मूव नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन सबके पास में एनर्जी को रखने का मौका जरूर आ रहा है। पहले ए के पास में बॉक्स था, फिर वो सी के पास में चला गया, फिर डी के पास में चला गया, अंत में वो बी के पास में चला गया। सो यहां पर भी बॉक्स ट्रांसफर हो रहा है, बट यहां पर जो ट्रांसफर करने वाले पार्टिकल हैं वो केवल और केवल अपनी ही जगह पर रहकर एनर्जी को कैरी करते हैं और आगे वाले पार्टिकल को ट्रांसफर कर देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड वेव मेथड। आप लोगों के अगर कोई नया मकान कंस्ट्रक्शन हुआ और उसकी छत जब डली हो तो आपने देखा होगा कि अभी तो खैर मशीनों से काम होने लग गया, बट पहले जो मजदूर लोग होते थे वो इसी मेथड को यूज करते थे। एक के बाद में एक के बाद में एक के बाद में एक के बाद में एक मजदूर खड़े हो जाया करते थे, और वो जो कंक्रीट वाली परात होती है उसको एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को, इस तरीके से ट्रांसफर करते चला जाता था। तो अब हमें पता पड़ गया कि अगर हमें एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना है तो हमारे पास में दो रास्ते हैं। पार्टिकल वाला रास्ता है जिसमें एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन्वॉल्व होगी, और दूसरा वेव वाला रास्ता है, उसमें पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना होगा, बस अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करना होगा, और ये जो एनर्जी है वो अपने से आगे वाले पार्टिकल को ट्रांसफर कर देनी होगी। तो अब हमें पता लग चुका है कि वेव का मतलब क्या होता है। वेव का मतलब होता है अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन विच नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल टेक्स प्लेस। अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए।
वेव का मतलब है कि बहुत सारे पार्टिकल मिलके एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हर पार्टिकल अपनी ही जगह पर वाइब्रेट कर रहा है और एनर्जी को अपने से जस्ट आगे वाले पार्टिकल को पास ऑन कर रहा है। तो उस कलेक्शन ऑफ पार्टिकल को जो कि ऐसा काम कर रहे हैं उसको अपन क्या कहते हैं, वेव कहते हैं, राइट। चलो अब वेव को अगर अपन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करें तो अपन सबसे पहले मीडियम की रिक्वायरमेंट के आधार पर वेव्स को डिवाइड कर सकते हैं। बहुत सारी वेव्स ऐसी होती है जिनको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। अब आप बोलोगे सर ऐसा ही तो होगा हमेशा, इसके अलावा भी कुछ पॉसिबल है क्या? क्योंकि मीडियम ही नहीं होगा तो फिर वाइब्रेट कौन करेगा? तो जिन वेव्स को मीडियम की आवश्यकता होती है उनको तो अपन कहते हैं मैकेनिकल वेव, और ये तो बहुत ऑब्वियस भी है। बट दूसरा जो सवाल है कि क्या इसके अलावा भी कुछ पॉसिबल है, उसका जवाब है यस। बिना मीडियम के भी वेव्स एग्जिस्ट कर सकती है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैटर वेव्स हो गई, ग्रेविटेशनल वेव्स हो गई। इनको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करने के लिए किसी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो इनके अंदर वाइब्रेट कौन करता है? इनके अंदर फील्ड्स वाइब्रेट करती है। तो अगर आपने अभी तक 12th नहीं पढ़ी तो आप फील्ड से अनजान होंगे। अदरवाइज फील्ड जो है वो बेसिकली एक नॉन विजिबल क्वांटिटी है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी है बट वो हमें दिखाई नहीं देती। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो फील्ड जो है वो वाइब्रेट करती है, यहां पर किसी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती इन सभी वेव्स को, राइट। सो दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है ना, इसको करेक्ट कर लो, मैंने डज लिख दिया है यहां पर, टू कर लो इसको फटाफट से। चलो ठीक है, तो ये तो पहला आधार हो गया जिसके आधार पर हम वेव्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा, हम वेव्स को उनके वाइब्रेशंस किस तरीके से हो रहे हैं इस आधार पर भी दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी कहलाएगी आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इनमें जो वाइब्रेशंस होते हैं वो और वेव के प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन होती है ये दोनों सेम डायरेक्शन में होती है। मतलब पार्टिकल्स जिस डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपकी वेव जो है वो आगे बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, जैसे साउंड वेव जो है वो इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। देखो यहां पर साउंड वेव का एग्जांपल आपको लेके बताया गया है कि एयर के पार्टिकल्स को कंप्रेस किया जा रहा है। तो ये जो कंप्रेशन आप प्रोड्यूस कर रहे हो ये धीरे 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 आगे ट्रांसफर होता चला जाता है। पूरी की पूरी लेयर कंप्रेस होती है, फिर रेयरफेक्शन होता है, फिर कंप्रेस होती है, फिर रेयरफेक्शन होता है। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में आपकी वेव जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती चली जाती है। और अगर अपन ट्रांसवर्स वेव्स का एग्जांपल देखें तो इनमें वाइब्रेशन जो होते हैं वो हमेशा वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर होते हैं। तो ये स्ट्रिंग वाला एग्जांपल लो, इसमें ये आदमी स्ट्रिंग के पार्टिकल को वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर ऑसिलेट करवा रहा है, तो पार्टिकल का वाइब्रेशन वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, जबकि ये जो पल्स क्रिएट हुई है वो किस डायरेक्शन के अंदर प्रोपेगेट हो रही है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं बट जो वेव बन रही है, जो पल्स बन रही है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही है। वेव प्रोपेगेशन पार्टिकल के वाइब्रेशन से एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल हो जाएगी। तो स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होने वाली वेव्स कह लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये सारी की सारी ट्रांसवर्स वेव्स के एग्जाम्पल है। थोड़े कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रख लेना जो कि एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जाते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स कैन ओनली प्रोपेगेट थ्रू मीडियम्स which can sustain shear stress। अब जब आप ट्रांसवर्स वेव बनाने की कोशिश करते हो तो दो पार्टिकल जो कि एक दूसरे से चिपके हुए हैं, आप उनमें से एक पार्टिकल को ऊपर ले जाते हो, तो ऐसा काम करते हो जैसे आप पार्टिकल्स के बीच में shear स्ट्रेस प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे के ऊपर पार्टिकल्स को स्लाइड करवाने की कोशिश कर रहे हो। तो जो मीडियम्स shear स्ट्रेस को सस्टेन कर पाएंगे केवल और केवल उन्हीं में ट्रांसवर्स वेव पॉसिबल होगी। अगर अपन मैकेनिकल वेव्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स होती है, उसके बारे में हमने किसी अदर तरीके से पता लगाया था जो कि हम 12th के अंदर पढ़ेंगे, राइट। तो केवल और केवल सॉलिड्स के अंदर, स्ट्रिंग्स के अंदर, इन्हीं चीजों के अंदर आपको ट्रांसवर्स वेव्स दिखाई देंगी, फ्लूइड्स के अंदर नहीं दिखाई देगी। अब आप बोलोगे सर जब हम पानी के अंदर एक पत्थर डालते हैं तो पानी में जो पत्थर डालने से पानी के अंदर जो वाइब्रेशंस पैदा होते हैं
वो वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं, बट वेव जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सरफेस के अलोंग ट्रेवल करते हुए नजर आती है। तो यस, जो फ्लूइड है उनकी सरफेस के ऊपर पैदा होने वाली वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स हो सकती है, उनको ओशियनिक वेव भी बोलते हैं अगर अपन ओशियन के कॉन्टेक्स्ट में बोले तो, राइट। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो किसी भी मीडियम के अंदर ट्रेवल कर सकती है, भले ही सॉलिड्स हो या फिर फ्लूइड्स हो। जो ओशियनिक वेव्स हैं वो दोनों का ही कॉम्बिनेशन होती है, मतलब ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों का ही कॉम्बिनेशन होती है। पोलराइजेशन नाम की एक प्रोसेस होती है जो कि केवल और केवल ट्रांसवर्स वेव्स के लिए ही पॉसिबल होती है। देखो, वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट डायरेक्शंस हो सकती है ना। तो पोलराइजेशन में क्या होता है कि जो इनफाइनाइट डायरेक्शंस के अंदर वाइब्रेशन हो रहे हैं उनमें से किसी एक डायरेक्शन के अंदर कंस्ट्रेन कर देते हैं अपन सारे के सारे वाइब्रेशंस को, तो इस प्रोसेस को पोलराइजेशन कहा जाता है। ये भी आप 12th क्लास के अंदर पढ़ोगे डिटेल के अंदर, बट यहाँ पे एज अ फैक्ट ध्यान रख सकते हो कि पोलराइजेशन इज ओनली पॉसिबल फॉर ट्रांसवर्स वेव्स, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम वेव को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया था वेव का मतलब है खूब सारे पार्टिकल एक रिदमिक वे के अंदर वाइब्रेट कर रहे हैं। ये वाइब्रेट कर रहे हैं, अगले को अपनी एनर्जी दे रहा है तो अगला वाइब्रेट करने लगा, अगले को अपनी एनर्जी दे रहा है तो अगला वाइब्रेट करने लगा। तो वाइब्रेट बहुत सारे पार्टिकल कर रहे हैं, बट उनके बीच का जो फेज रिलेशन होगा वो डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, बट कुछ स्पेसिफिक फेज रिलेशन होगा। ऐसे नहीं कि रैंडमली आपस में कैसे भी वाइब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है ना। सो वेव इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, हैविंग अ वेल डिफाइंड फेज रिलेशन। ठीक है, कि इसका वाइब्रेशन और इस वाले पार्टिकल का वाइब्रेशन जो है उनके बीच का फेज रिलेशन क्या होगा, वो वेल डिफाइंड होगा। अभी घबराओ मत इससे, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो इससे हमें ये तो पता पड़ गया कि जब हम वेव से ये पूछना चाहेंगे कि बताओ फलाना जगह पर जो पार्टिकल है उसका फलाना टाइम के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट होगा अपनी मीन पोजीशन से वो कितना होगा, यानी कि हम हमारे सवाल के अंदर दो इनपुट डाल रहे हैं। हम पहले तो खूब सारे पार्टिकल्स में से किस पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं उसकी लोकेशन बता रहे हैं, और उस पार्टिकल के लिए भी किस टाइम पर उसका डिस्प्लेसमेंट जानना चाह रहे हैं वो टाइम बता रहे हैं। यानी कि पक्का जब हम वेव को एज अ फंक्शन रिप्रेजेंट करेंगे देन दैट फंक्शन विल रिप्रेजेंट दैट फंक्शन विल टेक एज इनपुट किस किस को, पोजीशन को एज वेल एज टाइम को, राइट। द फंक्शन विच रिप्रेजेंट्स अ वेव इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एज वेल एज टाइम। दो इनपुट हमें डालने पड़ेंगे, तो वेव जो होगा वो पक्का आपको इस तरीके की फॉर्म में मिलेगा, मतलब जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें लोकेशन भी एज अ वेरिएबल यूज हो रही होगी और टाइम भी एज अ वेरिएबल यूज हो रहा होगा, राइट। ऑल्सो दिस फंक्शन मस्ट बी बाउंडेड एनी टाइम एनीवेयर। कोई भी पार्टिकल ऐसा थोड़ी ना होगा कि जो इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड के साथ में वाइब्रेट कर रहा होगा, फिर तो अनंत तक पहुंच गए तो धन्य हो गया हमारा सिस्टम, राइट। यानी कि पक्का आपकी जो वाइब्रेशंस होंगे वो बाउंडेड होंगे, किसी भी समय पर किसी भी लोकेशन पर कोई भी पार्टिकल आप उठा लो वो विद इन अ लिमिट आपको वाइब्रेट करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। यहां तक की बात भी आ गई। और अगर अपन इस तरीके की वेव की बात करें जिसमें पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, भाई वाइब्रेशन तो कैसा भी हो सकता है ना। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन और फिर उसकी भी सिंपलेस्ट कैटेगरी थी सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अलावा भी और अलग अलग तरीके के वाइब्रेशंस हो सकते हैं। तो अगर अपन ऐसी साइनोस्यूडल वेव की बात करते हैं जिसके अंदर पार्टिकल्स सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं तो उसकी इक्वेशन को अपन बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। हम यहां पर जो पार्टिकल है उसका वाइब्रेशन देखेंगे, फिर ये जो वाइब्रेशन है ये किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से ट्रेवल करता हुआ कहां चला जाएगा, आगे चला जाएगा। यानी कि इन जनरल हम मान लो इस पार्टिकल के बारे में बात करें तो इसका अभी जो डिस्टरबेंस है वो पक्का कुछ टाइम पहले किसका रहा होगा, इस वाले पॉइंट का रहा होगा। भाई अभी मेरे पास में बॉक्स है, फिर वो ट्रेवल करते 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 10वें बच्चे के पास में चला गया, तो जो 10वें बच्चे के पास में अभी बॉक्स है वो कभी ना कभी मेरे पास में भी रहा होगा। इसी को मैं कैसे कह रहा हूं कि जो 10वें बच्चे का डिस्प्लेसमेंट है अभी वो कभी ना कभी मेरा भी डिस्प्लेसमेंट रहा होगा। अब 10वें बच्चे का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ टाइम पहले, कितने टाइम पहले, इसकी लोकेशन देखो, मान लो ये x डिस्टेंस पर है
और यहां तक वेव को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो वेव की स्पीड से हम लोग x को डिवाइड कर देंगे, x अपॉन v। तो t की जगह अपन क्या यूज करेंगे, t माइनस एक्स अपॉन वी यूज करेंगे। अभी जो समय है उससे x अपॉन v समय पहले जो हमारे ओरिजिन पर पार्टिकल था उसका जो डिस्टरबेंस रहा होगा वो अभी हमारे वाले पार्टिकल के ऊपर। तो अब हमारे पास में एक साइनोसॉइडल वेव की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो आ चुकी है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हम ओमेगा टी माइनस ओमेगा अपॉन वी टाइम्स एक्स इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एंड ओमेगा अपॉन वी को चाहो तो आप के लिख सकते हो, तो इसको ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। सो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को अपन पकड़ते हैं और इसी को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। बट जो मैंने आपको बताया था कि वेव के अंदर कोई भी पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा होगा तो उसका वाइब्रेशन बाउंडेड होना चाहिए, है ना। और आपकी वेव की इक्वेशन हमेशा x और t इन दोनों के फंक्शन की फॉर्म में लिखी जाएगी। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट्स अ ट्रेवलिंग वेव। अब आप देखोगे कि यार इसमें भी x और t दोनों इनपुट के तौर पर डाले जा रहे हैं, इसमें भी x और t, इसमें भी x और t और इसमें भी x और t है। तो पहली कंडीशन तो सभी पूरा कर रहे हैं, सभी फंक्शन ऑफ x एज वेल एज t है ना। अब दूसरी कंडीशन पर जाएंगे, हम देखेंगे कौन सा इनमें से बाउंडेड है और कौन सा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, x और t इनकी कुछ वैल्यूज रखेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि इनकी किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है वो कहीं इनफाइनाइट तो नहीं हो जा रहा। पहले ऑप्शन को देखो, अगर आप इसके अंदर x की जगह इनफाइनाइट रखोगे, टाइम कुछ भी रख लेना, तो आप देखोगे कि आपका जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब आपका सिस्टम अनबाउंडेड हो गया, ये वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। दूसरे वाले के अंदर अगर आप x की जगह 0 रखोगे, टाइम की जगह 0 रखोगे, तो log 0 की वैल्यू भी कितनी होती है, माइनस इनफाइनाइट होती है। अगेन सिस्टम अनबाउंडेड हो गया, इसका मतलब ये भी वेव को रिप्रेजेंट नहीं करता। फोर्थ ऑप्शन को देखो, अगर आप x की जगह 0 रखोगे, टाइम की जगह 0 रखोगे, तो ये भी ओवरऑल कितना हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब ये भी अनबाउंडेड सिस्टम है, ये भी वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए सिस्टम का बाउंडेड होना जरूरी है, विद इन लिमिट्स आपकी वाइब्रेशंस होना जरूरी है। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है उसके अंदर आप कुछ भी रख लो x की जगह और कुछ भी रख लो टाइम की जगह, कभी भी आपको इनफाइनाइट या नेगेटिव इनफाइनाइट नहीं मिलेगा। तो ये कभी भी आपको इनफाइनाइट या फिर नेगेटिव इनफाइनाइट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये आपके एक ट्रेवलिंग वेव को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है। चलो, अब वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन मान लो हमें दी हुई है, उससे हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, तो उससे बहुत सारी चीजें पता लगाई जा सकती है। तो ये हमारे वेव की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, साइनोसॉइडल वेव है, ट्रांसवर्स वेव है क्योंकि इसके अंदर वाइब्रेशन जो हो रहे हैं वो y डायरेक्शन के अंदर हो रहे हैं और वेव प्रोपेगेशन x डायरेक्शन के अंदर हो रहे हैं, राइट। क्या क्या पता लगाया जा सकता है, सबसे पहले तो यहां पे साइन भी हो सकता है और कोसाइन भी हो सकता है। इसका जो कोफिशिएंट होगा, मतलब ये वाली चीज नॉर्मली एक नंबर होगा और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेव के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर जो टाइम का कोफिशिएंट होगा ना, वो भी नॉर्मली नंबर होगा, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। सो ओमेगा रिप्रेजेंट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की मदद से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो यूजिंग 2 पाई अपॉन ओमेगा दिस फॉर्मूला, एंड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो यूजिंग ओमेगा अपॉन 2 पाई या 1 अपॉन टी दिस फॉर्मूला। ये सब कुछ तो अपन एसएचएम में भी करते आए थे। यहां पर जो x का कॉफिशिएंट है ना, केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है उसकी, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये लोकेशन के रेस्पेक्ट में वही काम कर रहा है जो ओमेगा टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहा है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में एक पूरा का पूरा साइकिल रिप्रेजेंट किया जाता है टाइम पीरियड के द्वारा, और ओमेगा से टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं अपन, 2 पाई से ओमेगा को डिवाइड कर दो। वैसे ही अगर पोजीशन के तौर पे एक पूरे के पूरे साइकिल की बात करी जाए, पूरे के पूरे साइकिल का मतलब क्या हो गया, दो ऐसे पॉइंट्स ढूंढे जाए जो सेम फेज के अंदर वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो लोकेशन के रेस्पेक्ट में एक साइकिल को रिप्रेजेंट करेगी। इसको अपन कहते हैं वेवलेंथ। तो
ओमेगा की तरह ही हमारा के वर्क कर रहा है। इसका मतलब अगर हमें वेवलेंथ निकालनी है तो हमें 2 पाई से किसको डिवाइड करना पड़ेगा, के को डिवाइड करना पड़ेगा। सो लैम्डा इज नथिंग बट वेवलेंथ, और ये कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग 2 पाई अपॉन के, दिस फॉर्मूला। यहां पर फाई जो है इट इज कॉल्ड इनिशियल फेज ऑफ पार्टिकल विच इज एट x इज इक्वल टू 0। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। और वेव की जो वेलोसिटी है, अच्छा वेव का मतलब है जो वाइब्रेशन आपने प्रोड्यूस किया है वो किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं। पार्टिकल की वेलोसिटी तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, वेव की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कैसे निकालेंगे, तो आपने अभी अभी कहा कि सर एक टाइम पीरियड के अंदर आपकी वेव जो है वो एक लैम्डा डिस्टेंस कवर कर लेती है। इसका मतलब अगर आप लैम्डा को टाइम पीरियड टी से डिवाइड करोगे तो आपको जो क्वांटिटी मिलेगी वो वेव की स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। अब लैम्डा की जगह आप रख सकते हो 2 पाई अपॉन के, और टाइम की जगह आप रख सकते हो 2 पाई अपॉन ओमेगा, और इन दोनों को डिवाइड करोगे 2 पाई से 2 पाई चला जाएगा, ओमेगा ऊपर के नीचे आ जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा ओमेगा अपॉन के। तो डायरेक्ट याद रख सकते हो कि टाइम के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेव की स्पीड मिलती है। खत्म। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आपके पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है ना वो एंटायरली डिफरेंट क्वांटिटी है इन कंपैरिजन विद वेव वेलोसिटी। नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं, ठीक है। वेव वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन इनर्शियल एज वेल एज इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। आपका यहां पर पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है उससे दूसरा वाला पार्टिकल कितने स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसको अपन कहेंगे इलास्टिक प्रॉपर्टी। और खुद पार्टिकल्स जो हैं उनका मास कितना है, इसको अपन कहेंगे इनर्शियल प्रॉपर्टी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पार्टिकल्स को हिलाना है। तो दो फैक्टर्स काम करेंगे कि जिस पार्टिकल को आप हिला रहे हो उसका मास कितना है और वो तुमसे कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो वेव की स्पीड जो है ना वो इन दोनों प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करती है। इसके ऊपर अपन डिटेल में बात भी करेंगे। यानी कि जनरली ये गिवन मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, फॉर अ गिवन मीडियम ये आपको कांस्टेंट नजर आएगी। जबकि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी अपन निकालते थे ना, टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, वो कभी भी आपको कांस्टेंट नजर नहीं आएगी। कैसे निकालेंगे, तो हमारी जो इक्वेशन है उसका हम टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो हमने देखो हमारी इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, इसका हमने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। तो किसी लोकेशन x पर जो पार्टिकल है उसकी किसी टाइम t पर जो वेलोसिटी है वो हमें मिल गई, दैट इज a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। कैसे निकाली है हमने यहां पर जो y है उसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, x को हमने यहां पर क्या माना है, कांस्टेंट माना है। तो यहां पे मैंने dy अपॉन dt नहीं लिखा, डेल y अपॉन डेल t लिखा है। डेल किसको रिप्रेजेंट करता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन को। जब एक से ज्यादा वेरिएबल हो और तुम किसी एक को कांस्टेंट मान के किसी एक के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करते हो तो उसको अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे हमने x को कांस्टेंट माना है और सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, इसलिए मैंने यहां पर डेल y अपॉन डेल t लिखा है। अच्छा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स रिप्रेजेंट करेगा ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, ये बेसिकली y और x के बीच का ग्राफ है। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट की जो स्लोप है ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट करी जाएगी, डेल y अपॉन डेल x के द्वारा रिप्रेजेंट करी जाएगी, राइट। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं अपन कि आपका जो डेल y अपॉन डेल एक्स होगा, आपकी बार आप टाइम को कांस्टेंट मान लो और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो तो वो कितना हो जाएगा, माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया और x का जो कॉफिशिएंट है माइनस के, उससे अपनों ने बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहां पर आप देखोगे कि अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हो ना तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, a से a कैंसिल आउट हो जाता है और रेशियो आपका निकल के आता है माइनस ओमेगा अपॉन के। एंड ओमेगा अपॉन के किसके इक्वल होता है, वेव की स्पीड के इक्वल होता है। एक बहुत ब्यूटीफुल सा रिलेशन हमारे पास में आ रहा है कि जो पार्टिकल की स्पीड होती है वो माइनस ओमेगा अपॉन के टाइम्स डेल वाई अपॉन डेल एक्स के इक्वल होती है, यानी कि नेगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय
स्लोप ऑफ योर वेव वाला कर्व इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। यानी कि ध्यान दो बच्चों, आपकी अगर वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और आपकी स्लोप भी पॉजिटिव है, इसका मतलब आपके पार्टिकल की वेलोसिटी जो होगी वो नेगेटिव होगी। अगर आपकी वेव नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और आपकी स्लोप भी नेगेटिव है तो भी आपके पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो ऐसे 4 अलग अलग केसेस बनते हैं और इनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पार्टिकल की स्पीड में वेव की स्पीड में जो रिलेशन होता है उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहां से, राइट। तो अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपको एक वेव दी गई है और इस वेव की जो स्पीड है वो आपको बता रखी है, वेव आपको दे रखी है कुछ इस तरीके से, है ना, और वेव की जो स्पीड है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ये आपके वेव की स्पीड हो गई, ठीक है। अब आपसे 2 अलग अलग पॉइंट्स के बारे में बात करी जा सकती है। आपसे बात करी जा सकती है एक तो इस वाले पॉइंट के बारे में, कौन से वाले पॉइंट के बारे में, इस वाले पॉइंट के बारे में, और एक आपसे बात करी जा सकती है इस वाले पॉइंट के बारे में। 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ किस पॉइंट की पार्टिकल वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव होगी एंड किसकी नेगेटिव होगी। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि आपको सबसे पहले क्या ड्रॉ करनी है, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो यहां पे देख रहे हो कि यहां पर जो टेंजेंट ड्रॉ करी है इसकी स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है, और इधर यहां पर जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे इसकी जो स्लोप है वो क्या हो जाएगी, आपकी नेगेटिव हो जाएगी। अब देखो खेल आपके पास में है पूरा का पूरा। जो पॉइंट ए है, यहां पर पॉइंट ए पर आपकी वेव की स्पीड जो है, वेव की जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है और जो स्लोप है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब पक्का पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी, पक्का आपका पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा होगा। और अगर अपन बी की बात करें तो यहां पर वेव की जो वेलोसिटी है वो तो पॉजिटिव है बट स्लोप जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि पक्का पार्टिकल आपका ऊपर जा रहा होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये वाला जो पार्टिकल है इस पे अगला जो डिस्टरबेंस होगा वो इसके पीछे से आ रहा है, क्योंकि वेव इस डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही है, राइट। तो पक्का इसके पीछे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इससे कम हाइट पर हैं, तो कुछ टाइम बाद में ये भी कम हाइट पर चला जाएगा, मतलब डाउनवर्ड चला जाएगा। जबकि दूसरे वाले पार्टिकल के लिए देखोगे तो उसके पीछे वाले पार्टिकल उससे ज्यादा हाइट पर है, तो कुछ टाइम बाद में वो भी ज्यादा हाइट पर चला जाएगा, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो थोड़ा ऑब्वियस तरीका भी है और बाकी आपको फॉर्मूला वाला तरीका भी मैंने बता ही दिया, दोनों में से कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हो, राइट। तो इसके ऊपर भी सवाल पूछे जा सकते हैं, काफी अच्छे अच्छे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात कर लेते हैं कि सर ये जो डायरेक्शन है वेव की ये हमें कैसे पता चलेगी आपके इक्वेशन के द्वारा। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, जो टाइम का कोफिशिएंट है और जो एक्स का कोफिशिएंट है इसका साइन देखते हैं। अगर सेम साइन होगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी वेव, और अगर अपोजिट साइन होगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। सिंपल सा फंडा आप यूज कर सकते हो, राइट। तो कोफिशिएंट ऑफ टाइम एज वेल एज एक्स, अगर इन दोनों का साइन सेम है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, एंड कोफिशिएंट ऑफ टाइम एज वेल एज एक्स अगर अपोजिट साइन वाले हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पक्का आपकी वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। जैसे यहां पर जो इक्वेशन मैंने लिखी है उसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसका मतलब पक्का आपकी वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही है। इतना सिंपल फंडा है यार। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब चीजें हमें क्यों नहीं समझ में आती थी पहले। इसलिए नहीं समझ में आती थी क्योंकि आपको इनकी फील नहीं दिलवाई गई थी। अब आपके सामने सारी की सारी चीजें खोल के रख दी गई है, अब आपके लिए समझना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो कितनी पावर आपके हाथ में आ गई। पहले हो सकता था आपसे ऐसे क्वेश्चंस ना होते हो, और अब देखना कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। आपको एक इक्वेशन दे रखी है वेव की, ठीक है। अब तो आपके लिए कोई नई बात नहीं है यार वेव की इक्वेशन। अब आपसे क्या क्या पूछा गया है वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ अपन कैसे निकालते थे, ओमेगा और के पता लगा लो। तो यहां पे देखो के क्या होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट है, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, π/2 मल्टीप्लाइड बाय 10, मतलब 5 पाई। ऐसे ओमेगा देख लो, ओमेगा क्या होगा, जो टाइम का कोफिशिएंट है, टाइम का कोफिशिएंट हो जाएगा आपका 40 मल्टीप्लाइड बाय π/2 यानी कि 20
है ना, साइन नहीं लेना अपनों को, है ना। तो अब अपन वेवलेंथ की बात करते हैं। वेवलेंथ होता है आपका 2 पाई अपॉन के, यानी कि 2 पाई अपॉन 5 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 0.4 मीटर्स, ये आपकी वेवलेंथ की वैल्यू आ गई। कोई पूछे बताओ टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, मतलब 2 पाई अपॉन 20 पाई, पाई से पाई चला गया 1/10, मतलब 0.1 सेकेंड, ये आपका टाइम पीरियड हो गया। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो या तो आप ओमेगा अपॉन 2 पाई यूज कर सकते हो या 1/t यूज कर सकते हो, तो 10 हर्ट्ज आपकी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और बात करें वेव वेलोसिटी की, तो वेव वेलोसिटी होती है ओमेगा अपॉन के। नाउ यू हैव ओमेगा दैट इज 20 पाई एंड यू हैव के दैट इज 5 पाई, पाई से पाई चला गया तो ये आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। इतना आसान है क्वेश्चन, इतना आसान। अब हमसे पूछा गया है पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में। कहा गया है कि पार्टिकल की वेलोसिटी निकालो जो x इज इक्वल टू 0.5 पर है और इस टाइम पर हमें वेलोसिटी निकालनी है। हमने देखा था पार्टिकल की वेलोसिटी निकाली जाती है यूजिंग डेल y डिवाइडेड बाय डेल t। स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो या फिर डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो। तो यहां पे जब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 0.05, जो टाइम का कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा, मतलब -20 पाई, ये आपका बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा आपका साइन का हो जाएगा कॉस, एंड अंदर बचेगा पाई बाय 2 टाइम्स 10x माइनस 40t माइनस पाई बाय 4। घबरा मत जाना बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं ताकि आप लोगों को दिखाई दे जाए सब कुछ। अब देखो होगा क्या, अब हमें x और t की वैल्यूज रखनी है, तो x और t की वैल्यूज रखते हैं। तो यहां पे क्या मिलेगा हमें, 0.05 यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 100, और 5 डिवाइडेड बाय 100 इज नथिंग बट 1/20, तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा माइनस का पाई। फिर अंदर देखो cos, ब्रैकेट में बचेगा पाई बाय 2। अब 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा 5, एंड 40 को 0.05 यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा 2, और अंदर बच गया आपका माइनस पाई बाय 4। तो इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। अब कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका साइन पाई बाय 4। तो आपका आंसर आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय √2 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री के पर्सपेक्टिव से कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, बाकी क्वेश्चन ये आसान है, ठीक है ना। करना क्या है वो हमें पता है, तो ये वाला काम हो गया। अब हमसे कोई पूछे कि बताओ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी। अब मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी का फंडा क्या होता था, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर भी करते थे अपन, a इंटू ओमेगा, a है 0.05 एंड ओमेगा है 20 पाई, तो ये आ जाएगा आपका पाई मीटर पर सेकेंड। कोई पूछे मैक्सिमम पार्टिकल एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वो होता था a इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 0.05 इंटू 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 पाई स्क्वायर, 5 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 20 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगा। और इंटरेस्टिंग सवाल जो कि अब आप आसानी से कर सकते हो कि आपको स्लोप निकालनी है सेम पॉइंट पर जहां पर आपने स्पीड निकाली थी। तो आपने देखा था कि जो पार्टिकल की स्पीड होती है वो नेगेटिव टाइम्स वेव की स्पीड टाइम्स स्लोप के इक्वल होता है। इसका मतलब जो स्लोप होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, नेगेटिव रेशियो ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेव वेलोसिटी। बस काम खत्म। तो हमारा आंसर आ जाएगा नेगेटिव ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी है पाई डिवाइडेड बाय √2 एंड वेव वेलोसिटी हमने निकाली थी 4, यानी कि आंसर आ जाएगा नेगेटिव पाई डिवाइडेड बाय 4√2। ये हमारे स्लोप की वैल्यू हो जाएगी। तो एक वेव की इक्वेशन को देके आपसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और अब आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बिल्कुल आसान होने चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। देखो हमसे कहा गया है अ ट्रांसवर्स साइनोसॉइडल वेव मूव्स अलोंग अ स्ट्रिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है एट अ स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छी बात है। द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज गिवन एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज
सारी चीजें दे रखी है, उनको अपन यूज कर लेंगे। एट अ पार्टिकुलर टाइम t द स्नैपशॉट ऑफ वेव इज शोन इन फिगर, द वेलोसिटी ऑफ p व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि वेव की जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। हमें पता है कि वेव हमारी ट्रांसवर्स है, तो पक्का पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो y डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए। अब y डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए, इसका मतलब हमारे ये दो ऑप्शन तो कट हो गए। कौन कौन से दो ऑप्शन? एक तो ये कट हो गया और एक ये कट हो गया। मतलब आई कैप डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी नहीं हो सकती पार्टिकल की, होगी तो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी। अच्छा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगी या वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो हमने एक फंडा यूज किया था कि हमारे वेव की वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है। अब अपन स्लोप देखते हैं, तो यहां पर जब अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देखो मैंने यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करी, तो मैं देख रहा हूं कि यार इस टेंजेंट की जो स्लोप है वो कैसी निकल के आ रही है? नेगेटिव निकल के आ रही है। तो अब हमारी स्लोप हो गई यहां पर नेगेटिव। तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी हुआ करती थी वो नेगेटिव ऑफ वेव की वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्लोप के इक्वल हुआ करती थी, यानी कि नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी टाइम्स नेगेटिव क्वांटिटी। तो नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी टाइम्स नेगेटिव, तो ओवरऑल आपका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, है ना। नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, एंड पॉजिटिव को पॉजिटिव से तो आप मल्टीप्लाई कर ही सकते हो। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब पक्का हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाना चाहिए? करेक्ट हो जाना चाहिए। नाउ दैट्स कॉल्ड स्मार्ट अप्रोच। यहां पे मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, किसी फॉर्मूला को यूज नहीं किया मैंने यहां पर, ना लैम्डा को यूज किया ना एम्पलीट्यूड को यूज किया। उसका भी तरीका है, आप निकाल सकते हो। एग्जैक्टली मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने केवल और केवल एक फंडा देखा था कि वेव की स्पीड और पार्टिकल की स्पीड के अंदर क्या रिलेशन होता है, उसको यूज करके मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया। और ऐसा काम आप तब कर पाओगे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी बच्चों। अंडरस्टैंडिंग का स्ट्रांग होना इसीलिए जरूरी होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आप इसको किसी और तरीके से करोगे बहुत लंबा हो जाएगा, और इस तरीके से करोगे आप चुटकियों के अंदर आंसर लगा सकते हो। आगे देखो पार्टिकल के एक्सेलरेशन के बारे में अगर अपन बात करें, और अगर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव की अपन बात करें, डिफरेंशियल इक्वेशन वाली जो फॉर्म है, नॉर्मली स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, पूछ ले जाते हैं डायरेक्ट, तो मैं बता देता हूं आपको। तो एक्सेलरेशन में क्या होगा? जो हमने वेलोसिटी निकाली है उसका दोबारा से टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, यानी कि डेल स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डेल टी स्क्वायर। तो आपने दोबारा से करा तो ये आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, और ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 जो है वो खुद वाई के इक्वल है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आप इसको लिख सकते हो। और अगर आप जो स्लोप आपने निकाली थी उसको दोबारा से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, मतलब डेल स्क्वायर y डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर निकालोगे, तो वो आएगा आपका माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। तो अगेन यहां पे जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो साइन वाली टर्म से साइन वाली टर्म चली जाएगी, ए से ए चला जाएगा, ओमेगा अपॉन के वेलोसिटी के इक्वल होता है, नेगेटिव से नेगेटिव साइन भी चला गया, तो वेलोसिटी का स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे। तो आप लिख सकते हो कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो ओमेगा अपॉन के स्क्वायर टाइम्स डेल स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि वेव की वेलोसिटी का स्क्वायर टाइम्स इसके इक्वल होगा। और आप सबको ही डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि आपका डेल स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 1 अपॉन वी वेव स्क्वायर टाइम्स डेल स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डेल टी स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इसको आप चाहो तो यूज कर सकते हो, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है कि बताओ जो आपकी ट्रेवलिंग वेव है, साइनोसॉइडल वेव है, प्रोग्रेसिव वेव है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म क्या होती है, आपको याद होनी चाहिए। सब आई कैसे वो देख लिया तो याद तो हो ही जाएगी, ठीक है ना। तो अब चाहो तो आप इसको याद भी रख सकते हो, राइट। आगे बात करें इंटेंसिटी के बारे में तो वेव में बेसिकली आपकी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया को क्रॉस करते हुए पर यूनिट टाइम के अंदर पास हो रही है, उस अमाउंट को अपन कहते हैं इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है ट्वाइस ऑफ पाई स्क्वायर टाइम्स फ्रीक्वेंसी स्क्वायर टाइम्स एम्पलीट्यूड स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी टाइम्स
डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अब आप बोलोगे कि सर ये फॉर्मूला कहां से आया, तो देखो सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला क्या है ये याद रखना है। क्वेश्चंस के अंदर आपको डायरेक्ट ये यूज होगा। इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, याद रखना है। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, याद रखना है। इंटेंसिटी स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, याद रखना है। इंटेंसिटी डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ऐसा आपको याद रख लेना है। तो ये तो क्वेश्चन करने में आपके काम आ जाएगा। अब आया कहां से, तो हम क्या करते हैं, हम जो हमारा मीडियम है उसका छोटा सा हिस्सा पकड़ते हैं, ठीक है। उस छोटे से हिस्से के अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, उस छोटे से हिस्से का मास कितना है, n। अच्छा, सभी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, सभी पार्टिकल की हो सकता है पोजीशन अलग अलग हो, वेलोसिटी अलग अलग हो, बट सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल की जो नेट मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हमेशा कितनी होती है, हाफ k इंटू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, यहां तक की बात आ गई। तो हमारी जो टोटल एनर्जी होगी वो हम कैसे लिखेंगे, तो यहां पे जो टोटल एनर्जी होगी उसको लिखा जा सकता है, टोटल एनर्जी को लिखा जा सकता है हाफ k की जगह लिखा जा सकता है मास। तो सारे पार्टिकल्स के मास को ऐड करोगे तो आपका मास आ जाएगा डेल्टा m। जो आपने छोटा सा सेगमेंट उठाया था उसका मास आपका कितना है, डेल्टा m। तो आपका जो k होता है ना वो होता है मास इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर एक पार्टिकल के लिए लिखोगे तो पार्टिकल का मास इंटू ओमेगा स्क्वायर, और खूब सारे पार्टिकल के लिए लिखोगे तो ओमेगा स्क्वायर तो सबके लिए कांस्टेंट है, मासेस ऐड हो जाएंगे, मतलब टोटल मास की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा डेल्टा m इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये तो हो गया k, है ना, हाफ k एम्पलीट्यूड स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा आपका a स्क्वायर। मैंने यहाँ पे एम्पलीट्यूड को स्मॉल a लिखा है। तो ये आपके एनर्जी की वैल्यू हो गई। अच्छा, डेल्टा m को आप चाहो तो डेंसिटी और वॉल्यूम की फॉर्म में लिख सकते हो, डेंसिटी और वॉल्यूम की फॉर्म में लिख सकते हो। तो कैसे लिखोगे, हाफ मास को आप लिखोगे डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी, वॉल्यूम को अपन लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज कैपिटल A मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द सेगमेंट दैट इज डेल्टा x टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। ये आपने मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम की फॉर्म में लिखा, तो आपका फॉर्मूला थोड़ा सा और रिफाइन हो गया। अब आपको क्या निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। इंटेंसिटी निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, आपको इंटेंसिटी निकालने के लिए एनर्जी को किससे डिवाइड करना होगा, एरिया और टाइम से डिवाइड करना होगा। तो एनर्जी तो हो जाएगी हाफ रो ए टाइम्स डेल्टा एक्स टाइम्स ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको आपने फर्दर डिवाइड कर दिया किससे, एरिया से एंड टाइम से, दैट इज डेल्टा टी। तो एरिया से एरिया चला गया और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज नथिंग बट वेव की वेलोसिटी। तो ये आ जाएगा आपका हाफ रो इंटू वी इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू हाफ इंटू रो इंटू वी इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब ओमेगा की जगह आप चाहो तो क्या रख सकते हो, 2πf रख सकते हो, ठीक है। तो 2πf रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से नीचे वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल बचेगा 2 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। इस तरीके से हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो अब आपको पता पड़ गया फॉर्मूले को डिराइव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार, सीधी सीधी सी अप्रोच है। फॉर्मूला क्या है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रख लेना, राइट। और लास्ट में अगर अपन बात करें स्पीड ऑफ वेव के बारे में, खासकर स्ट्रिंग के अंदर जो वेव हमारी चल रही है उसकी स्पीड, तो मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग के अंदर जो वेव चलती है, किसी भी मीडियम के अंदर जो वेव चलती है उसकी स्पीड दो प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करती है। पहली इनर्शियल प्रॉपर्टी, तो इनर्शिया रिप्रेजेंट किया जाता है मास के द्वारा, और अगर अपन मास पर यूनिट लेंथ लें तो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो इनर्शियल प्रॉपर्टी तो रिप्रेजेंट करी जाएगी मास पर यूनिट लेंथ यानी कि म्यू के द्वारा, और इलास्टिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट किया जाएगा टेंशन जो स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस है, ठीक है। तो टेंशन फोर्स जो है वो बेसिकली इलास्टिक प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमें पता है कि हमारे वेव की स्पीड इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी, कितनी पावर के ऊपर डिपेंड करेगी ये हमें नहीं पता। तो हम लोग यहां पर डायमेंशनल मेथड यूज कर सकते हैं, है ना, डायमेंशनल मेथड यूज कर सकते हैं। तो डायमेंशनल मेथड में हम क्या करते थे, हम मान लेते थे कि वेव की स्पीड जो है
वो म्यू की पावर x एंड टेंशन फोर्स की पावर y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे म्यू का मतलब हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ, मतलब m1l माइनस 1 इसकी पावर x, एंड टेंशन तो एक फोर्स है, मतलब m1l1t माइनस 2 इसकी पावर y, और वेलोसिटी आप देखोगे तो l1t पावर माइनस 1। डायमेंशंस को इक्वल करेंगे तो इधर तो आपके मास की पावर 0 है, लेंथ की पावर 1 है, टाइम की पावर -1 है, और इधर की तरफ क्या है, मास की ओवरऑल पावर क्या हो जाएगी आपकी x प्लस वाई हो जाएगी, लेंथ की ओवरऑल पावर क्या हो जाएगी आपकी -x प्लस वाई हो जाएगी, और अगर आप टाइम की ओवरऑल पावर देखोगे तो कितना हो जाएगा -2y हो जाएगा। तो सबसे पहले तो टाइम की पावर को कंपेयर कर लो, तो -2y किसके इक्वल नजर आ रहा है, -1 के, तो y हो जाएगा आपका 1/2। और फिर मास की पावर को कंपेयर कर लो तो x प्लस वाई किसके इक्वल नजर आ रहा है, 0 के, तो x हो जाएगा पक्का -1/2। बस हो गया हमारा काम। तो हमारी जो वेलोसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी म्यू की पावर -1/2 एंड t की पावर 1/2 के, यानी कि रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय म्यू। यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आप एक्सपेरिमेंटली फिगर आउट कर सकते हो, 1 के इक्वल निकल के आता है। तो फाइनली हमारे पास में फॉर्मूला आ गया, स्ट्रिंग के अंदर जो स्पीड ऑफ वेव है उसका किसके बराबर होती है, रूट टी डिवाइडेड बाय म्यू के बराबर होती है। इसको अदर फॉर्म्स में भी लिखा जा सकता है, म्यू मास पर यूनिट लेंथ है। अब मास को आप डेंसिटी इनटू वॉल्यूम की फॉर्म में लिखोगे तो आप लिखोगे डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टाइम्स लेंथ, तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा, और एरिया को आप लिख सकते हो पाई इंटू आर स्क्वायर, तो म्यू को पाई आर स्क्वायर टाइम्स रो भी लिखा जा सकता है। तो आपकी जो स्पीड ऑफ वेव है उसका एक और फॉर्मूला होगा रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर टाइम्स रो। आर को आप बाहर भी निकाल लोगे तो हो जाएगा 1/r टाइम्स रूट टी अपॉन पाई टाइम्स रो। तो अगर केवल और केवल टेंशन और म्यू की फॉर्म में बात करी जाए तो आपको डिपेंडेंस पता है, रूट ऑफ टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रूट ऑफ म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर टेंशन की फॉर्म में, रेडियस की फॉर्म में, डेंसिटी की फॉर्म में बात करी जाए तो भी आपको रिलेशन पता है कि रूट ऑफ टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, एंड रूट ऑफ रो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको न्यूमेरिकल्स करने के अंदर काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल लेते हैं अपन, स्ट्रिंग स्पीड आपको दे रखी है कितनी, स्पीड ऑफ वेव इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 100 हर्ट्ज। द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस एट अ डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर विल बी। अब ये तो हमने किया ही नहीं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया ताकि आपको मैं ये फैक्ट बता सकूं। तो ध्यान रखना, ये कन्वर्जन आपको ध्यान में रखना है कि आपका फेज डिफरेंस जो है वो पाथ डिफरेंस के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड पाथ डिफरेंस जो है वो फेज डिफरेंस के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर अपन पाथ डिफरेंस की टर्म्स में बोलते हैं तो एक पूरा का पूरा साइकिल लैम्डा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर अपन फेज डिफरेंस की टर्म्स में बोलते हैं तो एक पूरा का पूरा साइकिल 2 पाई की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और अगर अपन टाइम डिफरेंस के बारे में बोलते हैं तो एक पूरा का पूरा साइकिल टाइम पीरियड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आप किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला उठाते हैं। तो देखो हमें क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस, तो डेल्टा फाई किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई अपॉन लेमडा टाइम्स डेल्टा एक्स के इक्वल हो जाएगा। 2 पाई अपॉन लेमडा किसके इक्वल है, 2 पाई अपॉन लेमडा इक्वल है के के, तो के टाइम्स डेल्टा एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब देखो हमें डेल्टा एक्स डायरेक्टली गिवन है कितना, 2.5 सेंटीमीटर, और के हमें पता है वेव की स्पीड जो होती है जो कि हमें 10 दे रखी है वो ओमेगा अपॉन के इक्वल होती है। ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई एफ, एफ हमें कितना दे रखा है 100 हर्ट्ज, तो डिवाइडेड बाय के, तो 10 से ये 100 चला गया, तो के की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 20 पाई निकल के आ रही है। बस हो गया हमारा काम, दोनों वैल्यूज को अपन रखते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। तो के की जगह रख दिया मैंने 20 पाई और डेल्टा एक्स की जगह रख दिया मैंने 2.5 सेंटीमीटर, का मतलब हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100 मीटर्स। अब देखो काम आसान हो गया, ये 0 से 0 चला गया, 2 इंटू 2.5 करोगे तो 5,
और 5 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 1/2, तो पाई डिवाइडेड बाय 2 आपका आंसर आ जाएगा। देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, करेक्ट। इतना आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, हैंग्स फ्रॉम सीलिंग, द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द रोप एट द अपर एंड एंड एट अ पॉइंट 0.5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर एंड विल बी। तो इस तरीके से आपकी रस्सी टंगी हुई है यहां पर, ठीक है। एक रस्सी है जो कि इस तरीके से आपने टांगी हुई है। तो यहां पे क्या होगा, खुद स्ट्रिंग के अंदर मास है ना, रोप के अंदर खुद के अंदर मास है, तो अलग अलग पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू अलग अलग होगी। वैसे तो यूनिफॉर्म रोप होती है तो हम लोग टेंशन की वैल्यू हर जगह सेम लेते हैं, बट मासलेस होनी चाहिए आपकी रोप। अब यहाँ पे मास है तो क्या होगा, आपकी हर पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर देखोगे तो इस पॉइंट का नाम रख देते हैं अपन ए और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं अपन बी। तो टेंशन एट ए की अगर आप बात करोगे तो वो तो पूरे के पूरे वेट के बराबर हो जाएगी। वेट हो जाएगा आपका 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 1 न्यूटन। और अगर आप मिडिल पॉइंट के ऊपर बात करते हो तो आपकी जो टेंशन फोर्स है वो जस्ट हाफ हो जाएगी, क्योंकि आधा ही मास जो है वो नीचे लटका हुआ है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5 न्यूटन। अब देखो हमारा काम आसान हो गया। लेंथ हमें दे रखी है, मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। मास है 0.1 किलोग्राम और लेंथ है आपकी 2.5 मीटर, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 25 किलोग्राम पर मीटर। इसकी वैल्यू हर जगह सेम रहेगी, ठीक है ना। आपकी यूनिफॉर्म रोप है तो जो लीनियर डेंसिटी है वो हर जगह सेम रहेगी। तो द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द रोप एट अपर एंड, तो अपर एंड पर देखेंगे तो हमारी स्पीड निकल के आएगी रूट टेंशन एट अपर एंड दैट इज 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय म्यू, म्यू इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय 25 चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगी आपकी 5 मीटर पर सेकेंड। और अगर आप मिडिल पॉइंट के ऊपर देखोगे, मिडिल पॉइंट के ऊपर देखोगे सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपकी बार टेंशन फोर्स है 0.5 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 25। 0.5 का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 25 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5 डिवाइडेड बाय रूट 2 मीटर पर सेकेंड। देखो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है। 5 डिवाइडेड बाय रूट 2 करोगे तो 5 को 1.41 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो आप देखो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, 5 मीटर पर सेकेंड, एंड ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट है, 2.24 मीटर पर सेकेंड। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इक्वेशन ऑफ वेव ऑन ए स्ट्रिंग ऑफ लीनियर डेंसिटी हमें दे रखी है, इज गिवन बाय दिस। तो हमें म्यू दे रखा है 0.04 किलोग्राम पर मीटर और इक्वेशन दे रखी है। हमसे पूछा गया टेंशन इन स्ट्रिंग कितनी होगी। तो टेंशन म्यू और वेव की स्पीड आपस में रिलेटेड होती है, और वेव की स्पीड जो है वो आप कैसे निकालते हो, ओमेगा अपॉन के, और ओमेगा और के की वैल्यू आपको इक्वेशन से मिल जाएगी। ओमेगा का मतलब होता है जो टाइम का कोफिशिएंट है, टाइम का कोफिशिएंट दे रखा है आपको 2 पाई अपॉन 0.04, और के का मतलब है जो एक्स का कोफिशिएंट है, यानी कि 2 पाई अपॉन 0.50। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 12.5। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। तो अब देखो हमारा काम आसान हो गया। टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स हो जाएगा आपका, वेव की जो स्पीड होती है वो होती है रूट टी डिवाइडेड बाय म्यू। तो टेंशन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वेव की स्पीड का कर दो स्क्वायर और उसको मल्टीप्लाई कर दो म्यू से। ठीक है, वेव की स्पीड का कर दो स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, म्यू से। हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया और इस तरीके से आ जाएगा। तो वेव की स्पीड का स्क्वायर जो है यानी कि 12.5 का स्क्वायर 50/4 का कर लो, तो 25004 का स्क्वायर करोगे 16, और म्यू कितना दे रखा है 0.04 मतलब 4 डिवाइडेड बाय 100। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 4 टाइम्स चला गया। 25 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 6.25। इतने
न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है ना। तो थोड़ा इनडायरेक्ट है क्वेश्चन, आपको म्यू दे रखा है, आपको इक्वेशन दे रखी है, तो इक्वेशन से आप स्पीड निकालो, फिर स्पीड म्यू और टी को रिलेट करो और फिर आप टेंशन फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं ना यार, तब जाके आपका फायदा होगा कि हाँ मिरेकल सीरीज कुछ आपको सिखा रही है। भाई मिरेकल सीरीज में जब आप इतनी सारी चीजों को कम टाइम में पढ़ते हो तो आप रिलेट कर पाते हो, कनेक्ट कर पाते हो। अगर कनेक्ट कर पा रहे हो तो फायदा है, नहीं है तो फिर आपको दोबारा से देखना चाहिए इन वीडियोस को, राइट। नेक्स्ट देखो, हमसे कहा गया है ट्रांसवर्स वेव है इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इज द वेव वेलोसिटी इक्वल टू द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो तो होती है a इंटू ओमेगा, सबको पता है। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ द वेव वेलोसिटी, और वेव की जो वेलोसिटी होती है, वेव की जो वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, तो ओमेगा अपॉन के इक्वल लिख सकते हैं, या फिर अपन लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन कैपिटल टी के इक्वल। और कैपिटल टी को लिखा जा सकता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई अपॉन ओमेगा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं वेव की स्पीड को अपन, राइट। तो लैम्डा की हमें वैल्यू निकालनी है जिसके लिए वेव की वेलोसिटी जो है वो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी के इक्वल हो जाए, मतलब लैम्डा इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई किसके इक्वल हो जाए, a इंटू ओमेगा के बराबर हो जाए। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई a, ये वैल्यू होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रांसवर्स वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी आर जनरेटेड इन टू स्टील वायर्स a and b. The diameter of A is twice of B and the tension in A is half of that in B. The ratio of velocities of wave in A and B. तो अब टेंशन और डायमीटर की फॉर्म में, डायमीटर मतलब रेडियस की फॉर्म में बात करी जा रही है, तो आपको पता है कि जो वेव की स्पीड है, ठीक है, तो वेव की स्पीड इन A डिवाइडेड बाय वेव की स्पीड इन B, तो ये टेंशन के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो रूट ऑफ TA डिवाइडेड बाय TB। और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो उल्टा रेशियो लिख दो, तो रेडियस ऑफ बी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ ए, है ना। डायमीटर की रेशियो की फॉर्म में भी लिख सकते हो, रेशियो सेम रहता है। तो ये हो जाएगा आपका रूट टेंशन इन ए इज हाफ दैट इन बी, तो बी के कंपैरिजन में ए में जो टेंशन है वो हाफ है, चलो कोई बात नहीं। एंड डायमीटर ऑफ ए इज ट्वाइस, यानी कि रेडियस इज ट्वाइस, ठीक है। तो ऊपर हो गया आपका आर बी और नीचे हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ आर बी। तो यहाँ पे टी बी से टी बी कैंसिल आउट हो गया, ए इज हाफ, हाफ लिखना था ना मुझे, मैंने ए क्यों लिख दिया, यहाँ पे 2 लिखना था मुझे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका टी बी से टी बी कैंसिल आउट हो गया, 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 टाइम्स 1/2, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। चलो, A sinks with a frequency and B sinks with a frequency 1/8 of A. If energy remains the same and the amplitude of A is small a, then amplitude of B will be. अब energy remains the same का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आपकी जो इंटेंसिटी है वो सेम है, और इंटेंसिटी जो है वो किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के एंड एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि एनर्जी रिमेन्स द सेम, द एम्पलीट्यूड ऑफ ए इज ए। तो अगर ए के लिए लिखें तो ए सिंक्स विथ अ फ्रीक्वेंसी एन, ठीक है। तो ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, एन, उसका हमने कर दिया स्क्वायर। ए का एम्पलीट्यूड कितना है, स्मॉल ए, उसका हमने कर दिया स्क्वायर, इज इक्वल्स टू बी सिंक्स विथ अ फ्रीक्वेंसी 1/8, तो 1/8 ऑफ एन करोगे तो स्क्वायर करने पे हो जाएगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64। देन एम्पलीट्यूड ऑफ बी, तो एम्पलीट्यूड ऑफ बी आपको निकालना है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ बी इसका आपने कर दिया स्क्वायर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर चला जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर जो होगा वो 64 टाइम्स ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा आपका 8 टाइम्स ए। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। और आगे देखो, at some point the amplitude of sound becomes double and the frequency becomes 1/4, then at the point the intensity of sound will be। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के एंड एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के।
तो सम पॉइंट एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड बिकम्स डबल, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी बिकम्स 1/4। तो आई डैश अगर आप करोगे तो फ्रीक्वेंसी 1/4 हो गई, स्क्वायर करोगे तो एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, और एम्पलीट्यूड डबल हो गया मतलब 4 टाइम्स ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका एफ स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, यानी कि पहले जो इंटेंसिटी थी उसके कंपैरिजन में डिवाइडेड बाय 4, यानी कि बिकम्स 1/4। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। सो आई होप दिस इज इट बच्चों। इस क्लास के अंदर इतना ही काफी है, वरना काफी लंबी क्लास हो जाएगी। आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए